हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बाइनरी सर्च ट्रीज के बारे में। अब इससे पहले हमारा जावा का कोर्स जो चल रहा है उसमें हमने बेसिक जावा सीख ली है। डेटा स्ट्रक्चर्स की टर्म्स में हमने एरेज पढ़ लिया है, स्ट्रिंग्स पढ़ लिया है, लिंक लिस्ट पढ़ लिया है, स्टैक पढ़ लिया है, क्यूज पढ़ लिया है एंड ट्रीज पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी सर्च ट्रीज के बारे में, जो ट्रीज का एक इवॉल्व्ड वर्जन है। मतलब इसमें बाइनरी ट्रीज की तो प्रॉपर्टीज हैं पर अपनी भी खुद की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे बाइनरी सर्च ट्रीज का जो नाम है वो इसके सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से पड़ा है, क्योंकि नॉर्मल बाइनरी ट्री के अंदर अगर आपको कोई नोड को सर्च करना है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती थी बिग ऑफ एन, जहां एन होता था हमारे नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री को, जिसको हम बीएसटी भी कहते हैं, इसके अंदर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एच हो जाती है, जहां एच इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो जो एवरेज केसेस होते हैं जिसमें हाइट इज लेस देन एन, मतलब जो हमारी हाइट होती है वो नॉर्मल केसेस में लॉग एन होती है, तो हमारे सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन निकल कर आती है इन द एवरेज केसेस, जिसकी वजह से इसको फास्ट लुकअप के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो इस क्लास के अंदर हम एक्सटेंसिवली पढ़ रहे होंगे बाइनरी सर्च ट्रीज क्या होते हैं, उनको क्रिएट कैसे करते हैं, उसमें नोड को इंसर्ट या डिलीट कैसे करना होता है, सर्च कैसे करना होता है, और उस पर बेस्ड कुछ सवाल भी हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी सर्च ट्रीज की, यानी बीएसटी की प्रॉपर्टीज के बारे में। बीएसटी इनहेरेंटली एक बाइनरी ट्री तो होता ही है, यानी बाइनरी ट्रीज की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आएंगी। सारी प्रॉपर्टीज मतलब बाइनरी ट्री की सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही होती थी कि उसके अंदर एट मैक्स 2 ही नोड्स हो सकते हैं, 2 ही चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो अगर कोई नोड है जिसका लेफ्ट चाइल्ड एंड एक राइट चाइल्ड है, इसको हम बाइनरी ट्री कहेंगे। अगर कोई नोड है जिसका सिर्फ एक लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड नल है, या फिर सिर्फ राइट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड नल है, या इसका एक भी चाइल्ड नहीं है, मतलब दोनों तरफ नल है, इनको हम बाइनरी ट्री की कैटेगरी में डालते हैं, ऐसी नोड्स को। और बाइनरी सर्च ट्री की भी ऐसी ही नोड्स हो सकती हैं, मतलब एट मैक्स 2 चिल्ड्रन होते हैं। सारी की सारी बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज यहाँ पर अप्लाई करेंगी। अब जो स्पेशल प्रॉपर्टीज बीएसटी के साथ आती हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनमें सबसे पहले आ जाता है कि लेफ्ट सब ट्री नोड्स आर ऑलवेज लेस देन द रूट। मतलब लेफ्ट सब ट्री के अंदर जितनी भी नोड्स होंगी वो सारी रूट नोड की वैल्यू से कम होंगी। जैसे यहाँ पर हमने एक बीएसटी का एग्जाम्पल लिया है, इसमें अगर हम इस नोड को रूट लेकर चलें तो इसके लेफ्ट सब ट्री में ये सारी की सारी नोड्स हैं। इनमें सबसे पहली नोड है हमारी 2 इज लेस देन 4, उसके लेफ्ट में आता है 1 इज ऑल्सो लेस देन 4, फिर आता है 3 इज ऑल्सो लेस देन 4। तो लेफ्ट सब ट्री के अंदर जितनी भी नोड्स हैं वो सारी की सारी रूट से कम है। उसके बाद आता है सेकेंड प्रॉपर्टी कि राइट सब ट्री के अंदर जितनी भी नोड्स हैं वो सारी रूट से बड़ी हैं। इस ट्री का अगर हम राइट सब ट्री एनालाइज करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये है इसका राइट सब ट्री और ये हो गई हमारी रूट नोड। तो यहाँ पे राइट सब ट्री के अंदर सबसे पहली नोड है 5 विच इज ग्रेटर देन 4, फिर है 6 विच इज ग्रेटर देन 4। तो जो भी राइट सब ट्री के अंदर जितनी भी हर एक सिंगल नोड हमारी रूट नोड से बड़ी होगी। तीसरी और सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है कि लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज आर ऑल्सो बीएसटी विद नो डुप्लीकेट्स। मतलब बीएसटी के अंदर डुप्लीकेट्स नहीं होते, प्लस जो हमारा लेफ्ट सब ट्री होगा यानी ये पूरा का पूरा सब ट्री और जो हमारा राइट सब ट्री होगा वो दोनों खुद में मिनी बीएसटीज हैं, वो भी सारी बीएसटी की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। जैसे अगर हम रूट को 4 ना लेकर रूट को 2 ले लें, इस वैल्यू को हमने रूट ले लिया, तो इसका लेफ्ट सब ट्री होगा ये और इसका राइट सब ट्री होगा ये। तो लेफ्ट सब ट्री के अंदर सारी नोड्स हमारी रूट नोड से छोटी हैं और राइट सब ट्री के अंदर सारी नोड्स हमारी रूट नोड से बड़ी हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ जो मेजर ऊपर वाली रूट होती है वही बीएसटी की प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। हमारे सारे के कोई भी आप सब ट्री ले लेंगे, सारे के सारे सब ट्रीज इंडिविजुअली बीएसटी की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे एक स्पेशल नोट मैं देना चाहूंगी कि बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारे सिलेबस या बहुत सारे टीचर्स आपको ऐसी डेफिनेशन देंगे कि जो हमारा बीएसटी होता है उसके अंदर आपको डुप्लीकेट नोड्स देखने को मिल जाएंगी। तो डुप्लीकेट नोड्स वाले बीएसटी में अगर मान लीजिए इसी बीएसटी में अगर मैं डुप्लीकेट नोड 4 को ऐड करना चाहूं तो वो किस तरीके से ऐड होगा, वो सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए कुछ यहां पर ऐड होना चाहिए, या फिर अगर उसको हम अलग तरीके से ऐड करना चाहते हैं राइट सब ट्री के अंदर तो वो इस तरीके से ऐड होना चाहिए। अब बीएसटी के अंदर डुप्लीकेट होना एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज है, तो वो डेफिनेशन पर डिपेंड करता है। अगर इंटरव्यूअर आपको बोलेंगे बीएसटी के अंदर डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं तो वो चीज अलग से आपको बताई जाएगी डेफिनेशन में, और उस हिसाब से आपको अपनी कोड के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। बट बाय डिफॉल्ट जो हम इस क्लास के अंदर कंसिडर करेंगे वो बीएसटीज ऐसे हैं जिसके अंदर डुप्लीकेट्स नहीं होते। तो जितने भी बीएसटीज हम अपने लेक्चर के अंदर यूज कर रहे होंगे उन सब में हमें एज्यूम करना है कि डुप्लीकेट्स बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करते, जो कि सही बात है, जो पर्सनली मुझे लगता है
है BST के अंदर बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो अलग से इंटरव्यूअर हमेशा आपको बताते हैं। तो इसमें टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा बहुत आपको कोड को चेंज करना पड़ेगा। हमारी डेफिनेशन हमें याद रखनी है कि हमारी डेफिनेशन के हिसाब से BST में कोई डुप्लीकेट्स नहीं होते। अब BST की एक स्पेशल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हमने डिफरेंट ट्रिवर्सल्स के बारे में पढ़ा था बाइनरी ट्रीज में। एक ट्रिवर्सल होता था हमारा प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल, जिसमें ऑर्डर क्या रहता था, सबसे पहले आती थी हमारी रूट, फिर लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री। उसके बाद हमने पढ़ा था एक इन ऑर्डर ट्रिवर्सल, जिसमें सबसे पहले आता था लेफ्ट सब ट्री, फिर होता था रूट एंड फिर होता था राइट सब ट्री। उसके अलावा हमने एक पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल भी पढ़ा था। पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले हमारा लेफ्ट सब ट्री आता था, फिर राइट सब ट्री आता था, फिर आती थी हमारी रूट। तो BST की एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि BST का अगर आप इन ऑर्डर ट्रिवर्सल करेंगे ना, तो वो आपको हमेशा एक सॉर्टेड सीक्वेंस देगा। मतलब BST को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि उसको इन ऑर्डर ट्रिवर्सल में, मतलब इस ऑर्डर में ट्रिवर्स किया जाए, तो आपके पास जो सारे नोड्स का ऑर्डर आएगा वो एक सॉर्टेड एरे आपको दे रहा होगा। जैसे अगर हम इस ट्री की एग्जाम्पल लें, तो इस ट्री में ट्रिवर्सल किया जाए तो सबसे पहले हम रूट पर आएंगे और इन ऑर्डर फॉलो करता है लेफ्ट सब ट्री रूट राइट सब ट्री रूल को। तो सबसे पहले इसके लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे, फिर इसके भी लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे तो लिख देंगे 1। अब 1 का जो लेफ्ट सब ट्री है वो है नल, तो यहां से वापस आ जाएंगे तो रूट पर आ गए, रूट की वैल्यू हमने लिख दी 1। अब इसके राइट सब ट्री में जाने की कोशिश करेंगे, वो भी नल हो जाएगा, तो वापस से आ जाएंगे, फिर वापस बैक ट्रैक करेंगे, 2 पर आ जाएंगे। 2 का लेफ्ट सब ट्री कवर हो चुका है, तो अब 2 की बारी है, यानी रूट की बारी, तो 2 लिख दिया। अब 2 के राइट सब ट्री में आ जाएंगे, तो 2 के राइट सब ट्री में 3 का लेफ्ट सब ट्री नल, तो वापस 3 कराकर 3 को प्रिंट कर दिया, फिर इसके राइट सब ट्री में गए तो वो वैल्यू भी नल। तो यहां से भी हम बैक ट्रैक कर जाएंगे। अब 2 से बैक ट्रैक कर जाएंगे तो आ गए 4 पर, 4 का लेफ्ट सब ट्री पूरा कवर हो चुका है, तो अब वैल्यू लिख देंगे हम 4 की, मतलब ये पूरा का पूरा कवर हो गया, तो वैल्यू 4 की लिख दी। अब जाएंगे 4 के राइट सब ट्री में। 4 के राइट सब ट्री में सबसे पहले आएंगे 5 पर, फिर 5 के लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे। 5 का लेफ्ट सब ट्री नल है, वापस से 5 पर आ गए, यानी रूट पर आ गए, तो 5 लिख दिया। 5 से अब 5 के राइट सब ट्री में गए, 6 पर आ गए, 6 का लेफ्ट सब ट्री नल, वापस से 6 पर आए तो रूट को लिख दिया। उसके बाद राइट सब ट्री में गए तो वहां पर वैल्यू नल है। अब वापस से बैक ट्रैक करते हुए ऊपर हम रूट की तरफ चले जाएंगे और सारे नोट्स को हम कवर कर लेंगे। एंड में एनालाइज करेंगे कि नोट्स का सीक्वेंस क्या आया, तो इट वाज 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी सॉर्टेड ऑर्डर मिल गया हमें सारे के सारे नोट्स का। अब ये पॉसिबल कैसे हो पाया, इसको थोड़ा सा इंट्यूटिवली हम सोचें तो बाइनरी सर्च ट्रीज की प्रॉपर्टीज कहती थी कि रूट के लेफ्ट में सारी की सारी हमारी छोटी नोड्स होती हैं, यानी जिनकी वैल्यू स्मॉलर होती हैं। तो इसके अंदर अगर स्मॉलर वैल्यू वाली नोड्स हैं और इसके अंदर भी अगर स्मॉलर वैल्यू वाली नोड्स हैं इसके रूट के हिसाब से, तो क्या होगा, लेफ्ट सब ट्री को हम हमेशा पहले तो कवर करते ही हैं, तो सबसे पहले स्मॉलर वैल्यू वाली नोड्स आ जाएंगी, उसके बाद हमारी रूट वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हमारी राइट सब ट्री की नोड्स, यानी ये वाली नोड्स जो बाय डिफॉल्ट लार्जर वैल्यू वाली नोड्स हैं। तो पहले स्मॉलर आ गया, फिर रूट आ गया, फिर लार्जर वैल्यूज आ गई, और यही रिकर्सिवली हर एक छोटे स्टेप में फॉलो हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है, एक सॉर्टेड सीक्वेंस हमें मिल जाएगा जो इंक्रीजिंग सॉर्टेड सीक्वेंस होगा, डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग वैल्यू वाला सॉर्टेड सीक्वेंस होगा। तो इस तरीके से ये बहुत स्पेशल प्रॉपर्टीज है, और इसको रट लेना है अभी के अभी कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इन ऑर्डर सीक्वेंस हमेशा एक सॉर्टेड सीक्वेंस होता है। इसको हमने याद कर लिया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने BST के अंदर सर्च की तरफ। अब BST के अंदर सर्च जो है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे, उसको ऊपर से समझेंगे। अभी हम कोड नहीं लिखने वाले, अभी सिर्फ समझने वाले हैं कि BST कैसे सर्च को ऑप्टिमाइज करता है। बाइनरी सर्च ट्री, इससे पहले हमने बाइनरी सर्च पढ़ा होगा। बाइनरी सर्च का क्या प्रॉपर्टी होता था, बाइनरी सर्च की ये प्रॉपर्टी होती थी कि हमें जो एरे दिया होता था वो एक सॉर्टेड सीक्वेंस में होता था। तो उससे हमें पता चल जाता था कि अगर किसी भी एक, हम एरे को विजुअलाइज कर लेते हैं बाइनरी सर्च के लिए। इसमें मान लीजिए अगर हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं और हमारी जो की है जिसके लिए हमें सर्च करना है दैट इज इक्वल टू 1, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले मिडिल वैल्यू से कंपेयर करते थे। तो देख लेते थे कि की हमारी जो हमें सर्च करनी है इस की से हमारी ये नोड वैल्यू बड़ी है या छोटी है। अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाती है तो उस केस में अपनी की जो है वो हमें लेफ्ट पार्ट में मिलेगी। तो लेफ्ट पार्ट का मिड निकालते थे, मान लीजिए मिड ये आ गया। अब दोबारा से इसको की के साथ कंपेयर करेंगे, ये दोबारा से की से बड़ा है तो दोबारा से लेफ्ट पार्ट में सर्च करेंगे। लेफ्ट पार्ट में अब सिंगल हमारा नोड आ गया है या सिंगल वैल्यू आ गई है। अब इसको कंपेयर कर लेंगे की के साथ, तो ये की के साथ मैच कर गया है और हम रिटर्न कर देंगे ट्रू।
तो क्या क्या थोड़ा सा क्या लॉजिकल चीज हम करते थे बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, कि हमें जो भी की मिलती थी उसको मिड के साथ कंपेयर कर लेते थे, फिर हमें पता चल जाता था कि क्या हमें लेफ्ट जाना है या हमें राइट जाना है। तो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जब हम सर्च करेंगे ना, तो सेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। की को अब मिड नहीं है, अब मिड की जगह क्या आ जाएगा, मिड की जगह आ जाएगा हमारा रूट। रूट के साथ कंपेयर कर लेंगे, अगर हमारी रूट जो है की से बड़ी हो जाती है तो उस केस में लेफ्ट सब ट्री में सर्च करेंगे, और अगर रूट की से छोटी हो जाती है उस केस में राइट सब ट्री के अंदर सर्च करेंगे। इसको पूरा का पूरा विजुअलाइज कर लेते हैं अपने ट्री में। मान लीजिए हमें सर्च करना है फॉर की इज इक्वल टू 3, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूट के साथ अपनी की वैल्यू को यानी 3 की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। 4 के साथ कंपेयर किया, 4 के साथ कंपेयर किया तो 4 जो है हमारी रूट की वैल्यू की से बड़ी है, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें जाना है लेफ्ट सब ट्री की तरफ। लेफ्ट सब ट्री में पहुंच गए, अब हमारी नई रूट बन गई 2, तो 2 को कंपेयर करेंगे अपनी की के साथ। अब हमारी जो रूट की वैल्यू है वो की से छोटी हो जाती है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, ऐसे केस में हमें जाना है राइट सब ट्री की तरफ। तो राइट सब ट्री में जाएंगे, आ जाएंगे 3 पर, 3 बन गया अब हमारी रूट। अब 3 को कंपेयर करेंगे, रूट को कंपेयर करेंगे अपनी की के साथ, और इस केस में हमें मैच मिल जाता है। जैसे ही मैच मिल गया, मतलब की वैल्यू जैसे ही रूट के साथ मैच हो गई, हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। ट्रू हमने रिटर्न कर दिया, उसके बाद 2 भी क्या करेगा, 2 भी अपने रूट को ट्रू रिटर्न कर देगा कि हाँ इस सब ट्री के अंदर हमें अपनी की वैल्यू मिल गई है। तो फाइनली रूट भी क्या करेगा, रूट भी रिटर्न कर देगा ट्रू वैल्यू को। तो इस तरीके का थोड़ा सा प्रोसेस रहता है। इसको अभी हम बहुत ओवरव्यू में समझ रहे हैं सर्च क्या होता है, बाद में इसको हम डिटेल में भी कवर कर रहे होंगे जब इसका कोड लिख रहे होंगे। तो ये कंपैरिजंस की हेल्प से अगर हम देखें वर्स्ट केस सिनेरियो जिसमें हमारा जो लीफ पर जाकर हमें फाइनली अपना नोड मिलता है, हमारी की मिलती है, तो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ हाइट के इक्वल, जो कि ये केस भी था। इस केस में हमने कितनी नोड्स को ट्रैवल किया, इस केस में हमने ट्रैवल किया 1 2 3, 3 टोटल नोड्स को हमने कंपेयर किया अपनी की के साथ, और 3 क्या है, हमारे ट्री की हाइट है। अगर यहाँ पर भी हमें जो है अपनी की नहीं मिलती, यहाँ पर मान लीजिए हमारी की 3.5 के इक्वल होती, तो यहाँ पर हमें की नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हमें पता होता अगर यहाँ पर नहीं है, इसके भी लेफ्ट में नल है, राइट में नल है, तो कहीं और पूरे ट्री में हमें 3.5 नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमने पूरा बाइनरी सर्च वाला लॉजिक अप्लाई किया है, जिससे अब हमें सिंपली फॉल्स ही रिटर्न करना पड़ेगा, अब की एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैक्सिमम टाइम जो हमें लग सकता है अपनी की को सर्च करने में एक BST के अंदर, वो होता है बिग ऑफ हाइट के अंदर। बहुत जगह हम इसको लॉग एन भी कह देते हैं, क्योंकि एवरेज केस लॉग एन का होता है जब हमारी ट्री जो है परफेक्टली बैलेंस्ड होता है। एक परफेक्टली बैलेंस्ड ट्री का अगर मैं एग्जांपल लूं तो वो यही ट्री होगा जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या है, 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू 6 के इक्वल है, और यहाँ पर हाइट इसकी 3 के इक्वल है। लेकिन अगर यहाँ पर नोड्स अगर हम मान लीजिए 8 के इक्वल होती, तो उस केस में हाइट जो होती परफेक्टली बैलेंस्ड ट्री की वो लॉग एन होती, विच वॉज इक्वल टू 3। तो इसलिए काफी केसेस में आपने सुना होगा कि लॉग एन जो है सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, बट वो बहुत ही परफेक्टली बैलेंस्ड ट्रीज के अंदर होती है। पर इंटरव्यू के अंदर या किसी कोडिंग टेस्ट के अंदर या किसी क्विज के अंदर अगर हमें बोलना है कि BST की सर्च कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो उसको हम बिग ऑफ हाइट बोलेंगे, हाइट ऑफ द ट्री। क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसा होगा कि आपका ट्री कुछ ऐसा दिखता है जिसमें ये आपकी रूट नोड है, ये उसका एक सिंगल राइट चाइल्ड है, ये राइट चाइल्ड का भी सिंगल राइट चाइल्ड है, और ये इसका भी सिंगल राइट चाइल्ड है। और इस केस में आपके जो नंबर्स हैं वो कुछ ऐसे हो सकते हैं 2 3 4, और हमें की क्या दे देंगे, की हमें दे देंगे 4। तो उस केस में हम इसके राइट में जाके सर्च करेंगे, फिर दोबारा राइट में जाके सर्च करेंगे, फिर दोबारा राइट में जाके सर्च करेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अल्टीमेटली क्या आ जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी हमारी बिग ऑफ 4, जो कि इक्वल होगी हमारे n के इक्वल। तो बिग ऑफ n ही आगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में। तो ऐसे ट्रीज को हम स्क्यूड ट्रीज कहते हैं। स्क्यूड यानी जिसमें एक ही तरफ जाए जा रहा है पूरा ट्री, बैलेंस नहीं है, दोनों तरफ नोड्स नहीं है, सिर्फ एक ही तरफ सारे के सारे नोड्स हैं, और एक लीनियर फैशन फॉलो कर लिया है हमारी ट्री ने। ये लेफ्ट की तरफ भी हो सकता था पूरा का पूरा। तो स्क्यूड ट्रीज के अंदर वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर्च की जो चली जाती है दैट इज इक्वल टू बिग ऑफ n, पर बिग ऑफ हाइट हम कहते हैं जब भी BST की सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमसे कोई आकर पूछेगा।
पर हमें यहाँ से सीख क्या लेकर जानी है, हमें यहाँ से सीख ये लेकर जानी है कि BST जो है हमारी सर्च को एफिशिएंट बना देता है। हमने अभी देखा कि कितना एफिशिएंटली जो डिफरेंस लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बीच में होता है, वही डिफरेंस बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री के बीच में होता है। तो सर्च को एफिशिएंट जब भी हमें बनाना है जिन भी केसेस में, वहां हम नॉर्मल बाइनरी ट्री की जगह BST का यूज कर सकते हैं। एक और स्ट्रैटेजी जिसको हम डिस्कस करेंगे, जब भी बाइनरी सर्च ट्रीज के हम सवाल सॉल्व करते हैं तो आपके 90% क्वेश्चंस के अंदर सेम स्ट्रैटेजी यूज हो रही होती है। क्या स्ट्रैटेजी यूज हो रही होती है? यह है कि मोस्ट प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व यूजिंग रिकर्जन। रिकर्जन से सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है, मोस्टली प्रॉब्लम्स वो सॉल्व होंगे। प्लस फॉर्मूला क्या रहेगा, रिकर्जन को अप्लाई करने की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि हम हर स्टेप पे प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देंगे। कि अगर हमें कोई ट्री दिया है जिसके अंदर बहुत सारे नोड्स हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ ट्री हमें दिया है जिसके अंदर काफी सारे हमारे नोड्स हैं, तो कोई चीज हमें सिर्फ ये नहीं सोचना इस रूट नोड के लिए हमें करनी है, इस रूट नोड के लिए करनी है तो इस रूट नोड के लिए भी करनी होगी, अगर इसके लिए करनी है तो इस सब ट्री के लिए भी करनी होगी, इस सब ट्री के लिए करनी है तो इस सब ट्री के लिए भी करनी होगी। तो इस तरीके से सब प्रॉब्लम्स में, मतलब छोटी प्रॉब्लम्स में हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर सकते हैं। प्लस हम रिकर्सिव कॉल्स लगा रहे होंगे सब ट्रीज के ऊपर। तो यूजुअली तरीका क्या होता है कि पहले आप लेफ्ट सब ट्री के लिए फाइंड आउट कर लो, फिर आप राइट सब ट्री के लिए फाइंड आउट कर लो, एंड फिर रूट के लिए आप अल्टीमेटली कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगा के लेफ्ट सब ट्री प्लस राइट सब ट्री की वैल्यू या इन दोनों में से किसी का मैक्सिमम निकाल कर इस तरीके की कुछ चीजें करके हम फाइनली रूट के लिए वैल्यू निकाल रहे होते हैं। ये सेम स्ट्रैटेजी हमने बाइनरी ट्रीज के अंदर भी यूज की होगी काफी सारी प्रॉब्लम्स में, और इसी सेम स्ट्रैटेजी को हम BST के लिए भी यूज कर लेंगे। तो जब भी बाइनरी ट्रीज की या BST की बात आती है तो हम बहुत ज्यादा रिकर्जन का यूज करते हैं, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं और रिकर्सिव कॉल्स लगाते हैं अपने सब ट्रीज को। अब सबसे पहले बात करते हैं हाउ डू वी बिल्ड अ बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी ट्री को हमें बनाना आता है, पर BST को कैसे बनाएं, उसमें एक एक नोड को कैसे इंसर्ट करें कि हमारे पास सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, लेफ्ट नोड्स जो सारी हैं वो रूट से छोटी होनी चाहिए, राइट नोड सारी रूट से बड़ी होनी चाहिए, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हो। तो उसके लिए हमें कुछ वैल्यूज दिए, सैंपल वैल्यूज, इससे हम अपने BST को बनाएंगे। BST को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक रूट नोड जो है उसको डिफाइन करना पड़ता है और उसको हम इनिशियलाइज करते हैं एक नल वैल्यू के साथ। तो नल वैल्यू शुरुआत में रूट नोड की होती है। हमारा जो BST का स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल बाइनरी ट्री जैसा होता है। जैसे हमने बाइनरी ट्री में क्या किया था, हमारी एक नोड बनाई थी जिसके अंदर हम एक डेटा स्टोर करा देते थे। एक हमारा नोड टाइप का लेफ्ट होता था जो लेफ्ट सब ट्री की तरफ पॉइंट करता था, डेटा इंट टाइप का रख देते हैं, और एक हमारा नोड में राइट होता था जो राइट सब ट्री की तरफ पॉइंट करता था। तो हमारा सेम स्ट्रक्चर जो है, सिमिलर स्ट्रक्चर हम BST के लिए फॉलो करेंगे। अब शुरुआत में हमारी रूट नोड नल है जो बाइनरी ट्री में भी नल होती थी। सबसे पहले हम वैल्यू उठाएंगे 5 को। जैसे ही हमने उठाया देखेंगे क्या रूट नोड नल है। अगर रूट नोड नल है तो उस केस में हम 5 को कर देंगे कंस्ट्रक्ट। 5 को हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया और रूट की वैल्यू अपडेट करके क्या कर दी, रूट की वैल्यू को अपडेट करके हमने कर दिया नोड 5। तो रूट अब पॉइंट कर रही है इस नोड को। उसके बाद उठाएंगे वैल्यू 1 को, एक एक करके ट्रेवर्स कर रहे हैं पूरे एरे को। अब 1 को हमें इंसर्ट करना है अपने इस ट्री के अंदर। तो सबसे पहले उसको 5 के साथ कंपेयर कर लेंगे, क्या 1 को 5 के लेफ्ट में जाना चाहिए या 1 को 5 के राइट में जाना चाहिए। हमें पता है 1 5 से छोटा है तो उसको उसके लेफ्ट सब ट्री में जाना चाहिए। अब आ जाएंगे 5 के लेफ्ट सब ट्री में। यहाँ पर 5 का लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट चाइल्ड जो है वो नल है, तो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे हम अपने 1 को। तो 1 आ गया 5 के लेफ्ट में। उसके बाद आ जाएंगे 3 पर। 3 को देखेंगे, 3 को 5 से कंपेयर करेंगे, 5 से छोटा है तो 5 के लेफ्ट में आना चाहिए। फिर 1 से कंपेयर करेंगे, 1 से बड़ा है तो 1 के राइट में उसको आना चाहिए। 1 का राइट चाइल्ड जो है वो है नल, तो 3 को हम यहां पर इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद जाएंगे 4 पर। 4 को कंपेयर करेंगे 5 के साथ। 4 5 से छोटा है तो लेफ्ट में आना चाहिए। उसके बाद कंपेयर करेंगे 1 के साथ। 4 1 से बड़ा है तो राइट में आना चाहिए। फिर कंपेयर करेंगे 3 के साथ। 4 3 से भी बड़ा है तो उसको 3 के राइट में आना चाहिए, यानी उसका राइट चाइल्ड खाली है अगर, तो 4 को बना देंगे 3 का राइट चाइल्ड। फिर ऐड करेंगे 2 को कंपेयर करेंगे 5 के साथ। 5 के लेफ्ट में 2 को आना चाहिए। फिर कंपेयर करेंगे 1 के साथ, 1 के भी राइट में आना चाहिए क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1। फिर कंपेयर करेंगे 3 के साथ, तो 2 3 के साथ जैसे ही कंपेयर होगा 3 के लेफ्ट में आएगा। 3 का लेफ्ट चाइल्ड नल है तो 2 को हम लगा देंगे 3 के लेफ्ट चाइल्ड की तरफ।
फिर आई बारी 7 की, 7 को कंपेयर करेंगे 5 के साथ। 7 इज ग्रेटर देन 5, यानी 7 5 के राइट सब ट्री में जाएगा, तो 7 को हम यहां पर बना देंगे 5 का राइट चाइल्ड। तो इस तरीके से फाइनल जो हमारा बाइनरी सर्च ट्री निकल कर आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब अगर इसका इन ऑर्डर सीक्वेंस हम देखें, इन ऑर्डर सीक्वेंस में क्या होगा, सबसे पहले हम 5 पर आएंगे, 5 से 1 पर जाएंगे, 1 के लेफ्ट चाइल्ड जो है वो है नल, तो प्रिंट क्या करवा देंगे 1। उसके बाद 1 के राइट सब ट्री में जाएंगे, राइट सब ट्री में 3 पर आएंगे, 3 के लेफ्ट चाइल्ड में पहले प्रिंट होगा 2, उसके बाद प्रिंट होगा 3, उसके बाद 4 पर आ जाएंगे 4, वापस से बैक ट्रैक करते हुए 1 से लेकर 5 तक, फिर आ जाएगा 5, फिर आएंगे 5 के राइट सब ट्री में यानी 7 पर। तो हमारा इन ऑर्डर सीक्वेंस भी इस बाइनरी सर्च ट्री के लिए एक सॉर्टेड सीक्वेंस है। तो वही प्रॉपर्टीज बार बार जो है रिवाइज हो रही है हमें। तो बीएसटी को जब हमें बिल्ड करना होता है तो हमें कंपैरिजंस करने पड़ते हैं, उसकी सही पोजीशन ढूंढने के लिए अपने नए नोड को हमें कहां पर इंसर्ट करना है। अब बिल्ड करने के लिए हम कोड को भी लिखकर देख लेते हैं। हमने एक क्लास बनाई हुई है पब्लिक क्लास, जिसको हमने बीएसटी का नाम दिया है। इस क्लास के अंदर हमारा एक मेन फंक्शन है और अपनी वैल्यूज को सबसे पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज के लिए हम बिल्ड करना चाहते हैं। 5 1 3 4 2 7। सबसे पहले नोड स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे अपने बीएसटी का, तो यहां लिख देते हैं स्टैटिक क्लास नोड। नोड के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, नोड के अंदर आएगा हमारा डेटा, उसके अलावा आएगा हमारा लेफ्ट सब ट्री एंड उसके अलावा आएगा हमारा राइट सब ट्री। तो ये हो गई है हमारी नोड। अब हमें क्या करना है, अपने मेन फंक्शन के अंदर हम एक नोड टाइप का रूट डिफाइन कर देंगे, जिसको इनिशियलाइज कर रहे होंगे नल वैल्यू के साथ। अब एक फंक्शन बना लेते हैं और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जो भी रूट हमें दी जाएगी और जो भी की या जो भी नोड हमें दी जाएगा उसको हम अपने बीएसटी के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो इस फंक्शन को नाम देते हैं पब्लिक स्टैटिक नोड इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर हमारे पास पैरामीटर्स होंगे हमारी रूट एंड उसके अलावा हमें एक वैल्यू दी जाएगी, इंट वैल्यू, या इसको इंट की का भी हम नाम दे सकते हैं, जो भी डेटा हमें इंसर्ट करना है। इसका रिटर्न टाइप हमने नोड क्यों रखा है, क्योंकि हम रिकर्सिवली इंसर्ट करेंगे वैल्यूज को। हम जहां पर भी इंसर्ट करेंगे उस रूट को हम फाइनली रिटर्न करने वाले हैं, इसलिए हमने रिटर्न टाइप को नोड रखा है, वॉइड नहीं रखा। तो सबसे पहला काम हो जाता है हमारे कंपैरिजन का। सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि क्या रूट हमारा नल के इक्वल है। अगर रूट नल के इक्वल है तो उसमें इंसर्ट करना सबसे आसान है। क्या करना है, हमें सिंपली हमें नया नोड क्रिएट करना है, उसको रूट बना देना है और उस रूट की वैल्यू को हम रिटर्न कर देंगे। तो रूट इज इक्वल टू न्यू नोड, जिसके अंदर पास कर देंगे हम अपनी वैल्यू को। इसके लिए यहां पर एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं, नोड इंट वैल्यू, या इसको डेटा दे देते हैं, दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा। और ये जो हमारा लेफ्ट है ये राइट है, ये दोनों बाय डिफॉल्ट नल ही होंगे। तो यहां से हमने रूट को बना दिया अपनी नई नोड के इक्वल एंड रिटर्न कर देंगे अपनी रूट को। तो ये रूट की वैल्यू जो यहाँ पर इनिशियलाइज हुई है, ये फाइनली हमारी इस रूट के अंदर ही हम स्टोर करा देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या केस बनता है, नेक्स्ट केस बनता है हमारे कंपैरिजंस का केस। चेक कर लेंगे कि क्या हमारी रूट, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई डुप्लीकेट नोड्स हमें नहीं मिल रही होंगी, क्या हमारी रूट की जो वैल्यू है, रूट का जो डेटा है दैट इज ग्रेटर देन हमारी वैल्यू। उस केस में हमें कहाँ जाना है, उस केस में हमें लेफ्ट सब ट्री के अंदर इंसर्ट करना है। तो उस केस में क्या करेंगे, इंसर्ट को कॉल करा देंगे रूट के लेफ्ट के लिए और उसमें पास कर देंगे अपनी वैल्यू को। और ये रूट के लेफ्ट में इंसर्ट करके हम अज्यूम कर लेंगे कि हमें लेफ्ट सब ट्री का ही पॉइंटर मिल जाएगा या इंस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे रूट डॉट लेफ्ट के अंदर जो भी इंसर्ट, रूट के लेफ्ट में इंसर्ट होके जो भी फाइनल चेंज ट्री होगा वो हमें रिटर्न करके मिल जाएगा। मतलब लेफ्ट चाइल्ड जो है उसके अंदर सारे चेंजेस हो जाएंगे और लेफ्ट चाइल्ड का पॉइंटर हमें रिटर्न होके मिल जाएगा, उसको हम रूट के लेफ्ट के अंदर स्टोर करा लेंगे। दूसरा केस क्या होगा, इसको हम एल्स केस कह देते हैं कि रूट के राइट में हमें इंसर्ट करनी होगी वैल्यू। तो इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे फॉर रूट का राइट एंड वैल्यू। फाइनली क्या करेंगे, यहां से हम रिटर्न कर देंगे रूट को। तो ये पूरा इंसर्ट फंक्शन हमने कॉल कर लिया है। अब क्या करेंगे, एक लूप चला देते हैं मेन फंक्शन के अंदर जो ट्रवर्स करेगा हमारे पूरे वैल्यूज एरिया पे। वैल्यूज डॉट लेंथ तक जाएगा, एक एक वैल्यू को उठाएगा और हमारे बीएसटी के अंदर उसको इंसर्ट करेगा। हर बार रूट इज इक्वल टू इंसर्ट को कॉल लगाएंगे, रूट को पास करेंगे एंड अपनी
वैल्यूज ऑफ आई को पास करेंगे। तो हर बार ये जो इंसर्ट फंक्शन है ये ट्री के अंदर चेंजेस कर देगा और फाइनल रूट हमें ला कर दे देगा। उस फाइनल रूट को हम अपने रूट के अंदर इंसर्ट कर देंगे। फिर वेरीफाई कैसे करें कि ट्री हमारा सही बिल्ड हुआ है, उसके लिए हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर सकते हैं अपनी BST का। तो इन ऑर्डर के लिए फंक्शन लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड इन ऑर्डर नोड रूट। इन ऑर्डर की क्या स्ट्रैटेजी होती थी, सबसे पहले हमें कॉल लगानी है इन ऑर्डर ऑफ रूट का लेफ्ट, उसके बाद प्रिंट करवा देंगे रूट के डेटा को, फिर कॉल लगाएंगे फॉर इन ऑर्डर ऑफ रूट का राइट। और इसमें बेस केस देख लेते हैं कि अगर हमारा रूट किसी भी पॉइंट पर नल हो गया तो उस केस में हमें कुछ नहीं प्रिंट करवाना, सिंपली करना है रिटर्न। तो कॉल लगा देते हैं इन ऑर्डर फॉर रूट एंड उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन। तो इन वैल्यूज को हम पास करेंगे, देखेंगे सेम ट्री बनता है क्या। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आया 1 2 3 4 5 7, जो कि सही इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है क्योंकि सारा का सारा जो BST की नोड्स हैं वो हमें सॉर्टेड फैशन में मिल गई है। अगर इंसर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, एक नोड को इंसर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही आती है बिग ऑफ हाइट के बराबर। क्यों? क्योंकि हम सेम जो हमने लॉजिक समझा था सर्च वाला, सेम लॉजिक से हम देख रहे हैं कि कहां पर नोड को हमें इंसर्ट करना है, चेक कर रहे हैं क्या उसकी सही पोजीशन होगी। तो इंसर्ट की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बराबर आ जाती है। अब बात करते हैं सर्च इन अ BST के बारे में। सो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर अगर हमें कोई भी की सर्च करनी है, मान लीजिए की हमें सर्च करनी है 1 के इक्वल, तो उस केस में कैसे सर्च करेंगे इस की को। सबसे पहले कंपेयर करेंगे की को हम अपनी रूट के साथ। रूट के कंपैरिजन में हमारी की क्या है, रूट से छोटी है। तो की जब भी रूट से छोटी होती है उस केस में हमें क्या करना है, लेफ्ट सब ट्री के अंदर जाना है। लेफ्ट सब ट्री के अंदर हम गए, अब हमारी रूट आ गई है 5, तो की हमारी क्या है 5 से छोटी है, तो दोबारा से लेफ्ट सब ट्री के अंदर जाएंगे। लेफ्ट सब ट्री यानी 5 का लेफ्ट सब ट्री ये है, 8 का लेफ्ट सब ट्री ये पूरा का पूरा सब ट्री है। अब हम जाएंगे लेफ्ट की तरफ, आ गए हम 3 पर, दोबारा से रूट हमारी की से जो है छोटी है तो दोबारा से लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे। अब कंपेयर करेंगे की को अगर रूट के साथ, तो रूट के साथ जब भी हमारी की इक्वल हो जाती है उस केस में हमें रिटर्न कर देना है 2 यानी फाउंड। तो यहां पर हमारी की हमारी रूट के साथ मैच कर गई है, तो उस केस में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो ये 3 भी क्या करेगा, वापस से रिटर्न करेगा ट्रू, 5 भी वापस से रिटर्न करेगा ट्रू एंड 8 भी फाइनली रिटर्न करने वाला है ट्रू। जैसे ही कोई भी हमारा लेफ्ट सब ट्री या राइट सब ट्री ट्रू रिटर्न कर देगा तो उसके बाद हम और जगह सर्च नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार हमें मिल गई, डुप्लीकेट्स है नहीं, तो BST के अंदर हमारी की बाय डिफॉल्ट फाउंड हो जाती है। अब एक ऐसा केस भी कंसिडर कर लेते हैं जिसमें की हमारी कहीं पर राइट सब ट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है या किसी और लॉजिक से चल रही है। इस बार की को हम ले लेते हैं 4 के इक्वल, तो वही सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे। 8 के साथ कंपेयर होगी, की इज लेस देन 8, लेफ्ट सब ट्री में जाना है, तो हम गए यहां पर। फिर 5 के साथ कंपेयर होगी लेफ्ट सब ट्री में, फिर हम गए यहां पर। 3 के साथ कंपेयर होगी, अब की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो जब भी रूट की वैल्यू की से छोटी हो जाती है, की वैल्यू रूट से बड़ी, तो उस केस में हम जाते हैं राइट सब ट्री के अंदर। राइट सब ट्री के अंदर जैसे ही गए हम आ गए 4 पर। 4 पर जैसे ही आए और 4 को हमने 4 के साथ कंपेयर किया तो हमें फाउंड मिल गया, यानी ट्रू रिटर्न होगा। अब 4 जो है 3 को ट्रू रिटर्न करेगा, 3 5 को ट्रू रिटर्न करेगा, 5 8 को ट्रू रिटर्न करेगा एंड 8 हमारे फाइनल मेन फंक्शन को ट्रू रिटर्न करेगा। अब एक ऐसा केस भी ले लेते हैं जिसमें हमारी की एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सबसे फनी केसेस लगते हैं मुझे, अब मुझसे लॉजिक मत पूछना क्यों फनी लगते हैं। इस बार जो है 7 को ले लेते हैं एज की, 7 हमारा एग्जिस्ट नहीं करता ट्री के अंदर, 7 को ले लेते हैं की। तो 8 के साथ 7 का कंपैरिजन होगा तो क्या होगा, हमें लेफ्ट सब ट्री में जाना है, ठीक है लॉजिकल। उसके बाद 5 पे आ गए, 5 से 7 का कंपैरिजन होगा, अब हमें राइट सब ट्री में जाना है, ये वाला लॉजिक। उसके बाद 6 के साथ 7 का कंपैरिजन होगा तो हमें राइट सब ट्री के अंदर जाना है। राइट सब ट्री के अंदर हम जैसे ही जाएंगे देखेंगे वहां तो कोई नहीं बैठा, वहां तो है सिंपली वैल्यू नल। नल वैल्यू है तो मतलब की जो है अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहां पे नहीं मिली तो मतलब कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि लॉजिकली सारे स्टेप्स हम फॉलो करके आए हैं। तो अब यहां से हमें रिटर्न करना पड़ेगा, तो यहाँ से 6 5 को रिटर्न करेगा फॉल्स, फिर 5 8 को रिटर्न करेगा फॉल्स एंड फाइनली हमारे पास रिटर्न हो रहा होगा फॉल्स। तो ये वो वाला केस है जिसमें आर की इज नॉट फाउंड।
तो हमें सिंपली क्या करना है की को ढूंढने के लिए, जब भी हम की को ढूंढ रहे हैं हम आप देखेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो में रूट से लेकर लीफ तक जा रहे हैं। जब हमारी की 1 थी तो हमने ये पाथ फॉलो किया था जो रूट से लेकर लीफ पर था। हमारी की 4 थी तो हमने ये पाथ फॉलो किया था जो फिर से रूट से लेकर लीफ पर था। अगर हमारी की 3 होती तो हम ये वाला पाथ फॉलो करते हैं। तो हर केस में वर्स्ट पाथ जो हम फॉलो करते हैं वो रूट से लेकर लीफ तक का होता है, और रूट से लेकर लीफ तक कितनी नोड्स हो जाती हैं, हाइट के इक्वल नोड्स हो जाती हैं। जितनी हमारी टोटल हाइट है उतनी ही नोड्स एग्जिस्ट करती हैं जब भी हम रूट से लेकर लीफ तक का कोई भी पाथ निकालते हैं। तो हम अपने सेम ट्री के लिए सर्च इन BST का हम कोड लिखने वाले हैं। फंक्शन लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक, इसका रिटर्न टाइप देंगे बूलियन, या तो ट्रू रिटर्न होगा या फॉल्स रिटर्न होगा। इसको नाम देते हैं सर्च। सर्च के अंदर पास कर रहे होंगे एक तो अपनी रूट और दूसरा वो की जिसके लिए हमें सर्च करना है। अब सबसे पहले जब भी सर्च आता है तो कंपैरिजन आता है, कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर हमारे रूट के डेटा की वैल्यू की से बड़ी हो गई तो उस केस में हमें कहाँ सर्च करना है, उस केस में हमें सर्च करना है लेफ्ट सब ट्री के अंदर। तो हम क्या करेंगे, वही रिटर्न कर देंगे जो हमारा लेफ्ट सब ट्री हमें बताएगा। मतलब मेरे पास तो नहीं है, राइट सब ट्री में मेरे हो नहीं सकता, तो रूट क्या करेगा, अपने लेफ्ट सब ट्री पे पूछ लेगा कि क्या तुम्हारे पास एग्जिस्ट करता है, और लेफ्ट सब ट्री के अंदर अगर एग्जिस्ट करता होगा तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो लेफ्ट सब ट्री हमारा फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो जो भी वैल्यू लेफ्ट सब ट्री रिटर्न कर देगा उसी को डायरेक्टली अब रूट रिटर्न करने वाला है। तो यहाँ लेफ्ट सब ट्री को कॉल जाएगी, उसमें रूट डॉट लेफ्ट पास करेंगे, की पास करेंगे, और लेफ्ट सब ट्री जो भी रिटर्न करेगा वो सिंपली हमारा रूट रिटर्न कर देगा अपने ऊपर लेवल की तरफ। उसके बाद दूसरा केस आता है कि अगर हमारे रूट का डेटा इज लेस देन की, उस केस में क्या होगा, उस केस में रिटर्न कर देंगे सर्च ऑफ रूट का राइट एंड की, या इसको अगर हम सिंपली एल्स केस भी रखना चाहें तो वो भी हम रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर दूसरा केस रखें एल्स इफ अगर रूट का डेटा हमारे की के साथ इक्वल हो जाता है तो उस केस में क्या रिटर्न करना है हमें, उस केस में रिटर्न करना है हमें ट्रू। और एल्स केस है कि रूट के राइट से हम देखेंगे कि क्या रूट के राइट में वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अगर एग्जिस्ट करती होगी तो वहां वाली वैल्यू को हम रिटर्न कर देंगे। और इसके अलावा एक नल का केस भी रख लेते हैं। नल क्या कहेगा, अगर रूट की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर नल हो जाती है तो मतलब वहां पर तो वो वाला जो की है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो यहाँ से सिंपली हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स वैल्यू को। तो ये 4 केसेस होते हैं। रूट नल है कहीं भी तो वहां से तो फॉल्स ही रिटर्न होगा, वहां की एग्जिस्ट ही नहीं करती। रूट का डेटा अगर की से बड़ा है तो मतलब लेफ्ट सब ट्री जो भी बताएगा वो सही होगा। रूट का डेटा की से मैच हो जाता है तो मतलब वहां से ट्रू रिटर्न करना है। और रूट का डेटा की से, ये एल्स की कंडीशन हम हटा देते हैं, तो इसके अलावा जो भी कंडीशन बचेगी मतलब रूट के राइट सब ट्री में हमें सर्च करना है, राइट सब ट्री जो भी बताएगा वही सही है और उसको हम कर देंगे रिटर्न। अब अपने मेन फंक्शन के अंदर वही वाला ट्री कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जिसका हमने एग्जाम्पल लिया। इस पूरे के पूरे ट्री को हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, इसकी वैल्यूज को इंसर्ट कर देंगे। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो है इसको भी करवा लेते हैं प्रिंट, एंड उसके बाद सर्च करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर्च करेंगे, की को क्या लें, की को हम ले लेते हैं एज 1। तो अगर सर्च हमें ट्रू रिटर्न करेगा तो प्रिंट करवा देंगे फाउंड, नहीं तो दूसरे केस में हम प्रिंट करवाने वाले हैं नॉट फाउंड। रन करते हैं इस कोड को। 1 के लिए हमारे पास फाउंड प्रिंट हुआ है, अब पास करते हैं 7 को, तो 7 के लिए हमारा कोड हमें रिटर्न करके देगा नॉट फाउंड। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता ही है क्या हो रहा है, पूरे के पूरे सर्च में हम रूट से लेकर एक लीफ तक जा रहे हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा बिग ऑफ h के इक्वल होगी विच इज इक्वल टू हाइट। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं, हमने इंसर्शन देख लिया कि हमारी BST के अंदर किसी भी नोड को इंसर्ट कैसे करते हैं, उस नोड को सर्च कैसे करते हैं। अब डिलीशन जो होता है BST के अंदर ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। डिलीट करने का फंक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो क्वेश्चन होता है डिलीट करने का, जो भी हम फंक्शन लिखते हैं, ये एज ए इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यूज़ के अंदर। एडोबी के अंदर ऑलरेडी कुछ इंटरव्यूज़ में पूछा गया है स्टूडेंट से। 1-2 कंपनीज और हैं जहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाएगा, बताओ BST के अंदर नोड को डिलीट कैसे करते हैं। तो जब भी BST के अंदर नोड को डिलीट करना होता है हमारे पास 3 केसेस आते हैं। एक केस हो सकता है जिसमें हम जिस नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं वो एक लीफ नोड है जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 4 का केस लें तो 4 का ना लेफ्ट चाइल्ड है
ना राइट चाइल्ड है, इन दोनों की वैल्यू नल के इक्वल है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली 4 को डिलीट कर देंगे। यहाँ से 4 को अगर हमने हटा दिया इस नोड को, 3 के साथ हमने नल को अटैच कर दिया, तो यहाँ से 4 डिलीट हो जाएगा। इस केस में हमें कोई दिमाग नहीं लगाना। दूसरा केस हो सकता है जब हमारे नोड के पास सिर्फ एक सिंगल चाइल्ड है। सिंगल चाइल्ड हो सकता है जैसे मान लीजिए 10 को अगर हम डिलीट करना चाहे तो कैसे डिलीट करेंगे। या तीसरा केस जिसमें हमारे पास 2 चिल्ड्रन है, अगर हमें 5 को डिलीट करना हो या 3 को डिलीट करना हो तो उसको हम कैसे करेंगे। तो इन केसेस के हिसाब से स्पेशल चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, और इन तीनों केसेस को हैंडल करते हुए हम किसी भी नोड को डिलीट करते हैं BST के अंदर। तो केस 1 की अगर बात करें जिसमें हमें कोई चाइल्ड नहीं मिल रहा अपने लीफ नोड के नीचे, तो उसमें सिंपली क्या करना है, डिलीट कर दो नोड और रिटर्न कर दो पेरेंट को नल। तो ये 4 को अगर हमें डिलीट करना है तो सिंपली इसको डिलीट कर देंगे और 3 के साथ अटैच कर देंगे नल वैल्यू को। मतलब यहाँ से 4 की जगह जो हम रूट हमेशा रिटर्न किया करते थे उसकी जगह हम नल को रिटर्न कर देंगे, और 3 के राइट सब ट्री में हम नल को अटैच कर देंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है किसी भी नोड को डिलीट करने का। सेकंड केस अगर हम ले सिंगल चाइल्ड का, तो मान लीजिए हमें 10 को डिलीट करना है। तो 10 को डिलीट करने का प्रोसेस ये रहेगा, सबसे पहले नोड को डिलीट कर दो एंड सेकेंडली रिप्लेस विद चाइल्ड नोड। सिंगल ही चाइल्ड होगा तो क्या करना है, 8 को, इस नोड को तो हटा देंगे, 8 को डायरेक्टली इसके चाइल्ड के साथ अटैच कर देंगे, यानी 11 के साथ अटैच कर देंगे। अगर ये वाला केस होता है जिसमें यहाँ पर होता 8, यहाँ पर होता 5, यहाँ पर होता 6, यहाँ पर हमारे पास 10 है, यहाँ पर 11 है, और यहाँ हमें डिलीट करना होता इस नोड 5 को। तो नोड 5 के लिए क्या करते, डायरेक्टली यहाँ से जो हम रूट को रिटर्न करते थे उसकी जगह हम रिटर्न करते 5 के चाइल्ड को। तो इससे जो हमारा फाइनल ट्री आता वो कुछ ऐसा दिखता जिसमें ऊपर आता 8, उसके बाद आ जाता 6, यहाँ पर आता 10 एंड यहाँ पर आता 11। इस केस में भी जब हम 10 को हटा देंगे, तो 8 का राइट सब ट्री कैसा दिखेगा, 8 के साथ अटैच हो जाएगा डायरेक्टली 11 और उसके साथ अटैच हो जाएगा 14। तो लेफ्ट चाइल्ड या लेफ्ट सब ट्री है तो डायरेक्टली लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू को रिटर्न कर दो, अपनी वैल्यू को रिटर्न नहीं करो अगर हम डिलीट होने वाली नोड है तो उससे सिंपली नोड डिलीट हो जाएगा। यहाँ हमें C++ की तरह अलग से मेमोरी नहीं हटानी पड़ती, डिलीट करेंगे नोड को। यहाँ हमारा गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, हम उसकी बात ही नहीं करेंगे नोड की, उसकी जगह उसके चाइल्ड नोड को रिटर्न कर देंगे। तो गार्बेज कलेक्टर सेंस कर लेगा कि ये नोड तो यूज ही नहीं हो रही, मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है पर वो यूज नहीं हो रही कोड में, तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देगा मेमोरी से। तो अलग से डिलीट के लिए लाइन नहीं लिखनी, उसकी जगह उसको जब ट्री में जोड़ रहे होते हैं तो वो जोड़ने वाले प्रोसेस में उसके चाइल्ड नोड को जोड़ देंगे, उसको नहीं जोड़ेंगे। तो नोड को डिलीट करने का सिंपल तरीका है उसको उसके चाइल्ड नोड के साथ रिप्लेस कर देना। उसके बाद आता है केस 2। केस 2 के अंदर मान लीजिए 5 को हमें डिलीट करना है, तो केस 2 सबसे स्पेशल है। 5 को अगर हमें डिलीट करना है तो 5 को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा उसके इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ। जब भी हम इन ऑर्डर सीक्वेंस निकालते हैं तो इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है, सीक्वेंस के अंदर मेरे बाद जो भी नेक्स्ट नोड आएगा, नेक्स्ट वैल्यू आएगी, वो मेरा इन ऑर्डर सक्सेसर होगा। जैसे इस पूरी ट्री का अगर मैं इन ऑर्डर सीक्वेंस निकालूं तो दैट विल बी 1 3 4 5 6 8 10 11 एंड 14। अब यहाँ पे मुझे डिलीट करना है नोड नंबर 5 को, तो नोड 5 का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा, 6। तो मुझे सिंपली इस तरीके से डिलीट करना है कि 5 हट जाए और 6 वैसे का वैसा रहे, और 6 एक तरीके से 5 की जगह ले ले, ताकि मेरा जो वो सॉर्टेड सीक्वेंस है वो वैसे का वैसे बना रहे। तो हमारा सबसे पहला काम होता है टू सर्च फॉर द इन ऑर्डर सक्सेसर। जिस भी नोड को डिलीट करना होता है उसका डेटा हम रिप्लेस करते हैं। तो इस पूरे ट्री में सबसे पहले हम इन ऑर्डर सक्सेसर को ढूंढेंगे। मान लीजिए हमने 6 को ढूंढ लिया एज इन ऑर्डर सक्सेसर, तो हम क्या करेंगे, 5 को हटाकर वहां पर 6 लिख देंगे। 5 को हटाकर जैसे ही हमने 6 लिखा तो इन ऑर्डर सक्सेसर 5 की जगह आ गया, तो 5 तो ऑटोमेटिकली डिलीट ही हो गया। अब हमें 6 को भी डिलीट करना है। कौन से वाले 6 को, ओरिजिनल इन ऑर्डर सक्सेसर को, यानी इसको अब हमें डिलीट करना है। अब ये जो इन ऑर्डर सक्सेसर होगा ये हमेशा केस 1 या केस 2 में से कोई एक होगा। इन ऑर्डर सक्सेसर के 2 चिल्ड्रन नहीं हो सकते। अगर यहाँ पर सिर्फ 6 नहीं होता, 6 की जगह लेफ्ट में 5.5 होता, राइट में हमारा 6.5 होता। इस तरीके की नोड होती है अगर यहाँ पर, तो हमारा इन ऑर्डर सक्सेसर फिर 6 नहीं होता, इन ऑर्डर सक्सेसर 5.5 होता। तो इन ऑर्डर सक्सेसर जो भी होगा वो या तो केस 1 में लाई करेगा, मतलब नो चाइल्ड, या केस 2 में लाई करेगा 1 चाइल्ड। 1 चाइल्ड भी कौन सा, सिर्फ राइट चाइल्ड होगा उसके पास।
अगर इसका 6 का मैं लेफ्ट चाइल्ड हटा दूं तो यहाँ पर 6 हमारा इन ऑर्डर सक्सेसर हो सकता है। तो इन दोनों के लिए तो हमें पता ही है कैसे डिलीट करना है नोड को। तो इन ऑर्डर सक्सेसर को या तो केस 1 डिलीट कर देगा या केस 2 डिलीट कर देगा। तो हमें क्या करना है, इन ऑर्डर सक्सेसर की वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे नोड की वैल्यू को, फिर IS को हटा देंगे कंप्लीटली केस 1 या केस 2 की हेल्प से। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है, इन ऑर्डर सक्सेसर को ढूंढेंगे कैसे? इन ऑर्डर सक्सेसर को ढूंढेंगे कैसे? तो जिस भी नोड का हमें इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढना होता है, यहाँ पर हमें 5 का इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढना होता है, तो उसके राइट सब ट्री में हम तब तक चले जाएंगे जब तक हमें लेफ्ट मोस्ट नोड नहीं मिल जाता। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये ट्री है, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है, या फिर 6 की जगह यहाँ पर है मान लीजिए 12, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 5.5, इसके राइट में है हमारा 7, इसके राइट में 13, इसके राइट में 14, और ये 5 के लेफ्ट में हमारा 3 हो सकता है, यहाँ पे लेफ्ट में 1 हो सकता है, यहाँ पे लेफ्ट राइट में 4 हो सकता है। अगर हमें इस नोड को डिलीट करना है, इसके ऊपर भी इसकी पेरेंट नोड कोई भी हो सकती है, इस नोड को डिलीट करने के लिए हमें सबसे पहले इसके राइट सब ट्री से इसका इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढ कर लाना पड़ेगा। और इन ऑर्डर सक्सेसर कैसे ढूंढेंगे? इन ऑर्डर सक्सेसर बाय डिफॉल्ट BST के अंदर होता है लेफ्ट मोस्ट इन राइट सब ट्री, जो लॉजिकली सही भी है। राइट सब ट्री के अंदर लेफ्ट मोस्ट नोड हमेशा मेरी रूट नोड से नेक्स्ट वाली नोड होगी मेरे सॉर्टेड सीक्वेंस में। आई होप ये समझ आया होगा कि लेफ्ट मोस्ट नोड जो भी हमारी होगी राइट सब ट्री के अंदर, राइट सब ट्री के अंदर लेफ्ट मोस्ट नोड ढूंढने का मतलब है कि राइट सब ट्री में सबसे छोटी वैल्यू वाली नोड वो लेफ्ट में इंसर्ट होगी हमेशा एक BST की प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो वो नोड वही होगी जो अगर मैं सॉर्टेड सीक्वेंस लिखूं किसी भी सब ट्री का तो उसमें मेरी नोड के बाद नेक्स्ट आएगी, यानी इन ऑर्डर सक्सेसर बनेगी। अब यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट नोड मुझे ढूंढनी है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम जाएंगे राइट नोड की तरफ, उसके बाद हमें पता है लेफ्ट मोस्ट में जाना है, तो लेफ्ट में तब तक जाते रहेंगे जब तक हमारा लेफ्ट चाइल्ड नल नहीं हो जाता। इस पर नहीं आकर रुकेंगे, इसमें हमारा राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए 5.5 के बाद यहाँ पर एक 5.7 भी एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पर आकर रुक जाएंगे। इसके राइट में हम नहीं जाने वाले। क्यों नहीं जाने वाले? क्योंकि इसके राइट में जो है वो मेरा इन ऑर्डर सक्सेसर नहीं है, 5.5 मेरा इन ऑर्डर सक्सेसर है। 5 के बाद 5.7 नहीं आएगा, सॉर्टेड सीक्वेंस में 5.5 आएगा, और 5.5 लेफ्ट मोस्ट है, 5.7 राइट में आ जाता है, तो उसको नहीं चूज करना। 5.5 को हमें रिटर्न कर देना है एज माई इन ऑर्डर सक्सेसर। इसका जब हम कोड लिखेंगे तो ये पूरी कहानी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि डिलीट कैसे करना है इसी नोड को। अभी के लिए प्रोसेस क्या समझना है? अभी के लिए प्रोसेस ये समझना है कि मुझे फाइंड करना अपना इन ऑर्डर सक्सेसर। इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है मेरे लिए? लेफ्ट मोस्ट इन राइट सब ट्री। लेफ्ट मोस्ट इन राइट सब ट्री मैंने ढूंढ लिया, उसकी वैल्यू को अपनी नोड के साथ रिप्लेस करना है और फिर उस नोड को मुझे कर देना है डिलीट। तो इस तरीके से जिस भी नोड के 2 चाइल्ड होंगे, 2 चिल्ड्रन होंगे, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। और हमेशा एक चीज याद रखनी है कि इन ऑर्डर सक्सेसर जो भी होता है BST के अंदर, उसका या तो 0 चाइल्ड होंगे या 1 चाइल्ड होंगे, अगर जब भी हमें किसी भी नोड को डिलीट करना होता है तो। अब इसका कोड हम लिख लेते हैं नोड को डिलीट करने के लिए। फंक्शन लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक, रिटर्न टाइप इसका देंगे नोड, क्योंकि हर लेवल पर हम अपनी ही नोड रिटर्न करने वाले। जो भी चेंजेस होंगे, जब भी हम नोड को रिटर्न कर देते हैं ना, रूट को रिटर्न कर देते हैं, तो जो भी चेंजेस होते हैं वो रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं। तो नोड को रिटर्न करेंगे, नाम इसको देंगे डिलीट। डिलीट के अंदर हमें मिल रही होगी हमारी रूट नोड एंड वो वैल्यू जिसको हमें डिलीट करना है। तो सबसे पहले तो हमें सर्च करना है उस नोड को जिसको डिलीट करना है। अभी हमें डायरेक्टली वो नोड पता नहीं है जिसको डिलीट करना है, तो वही सर्च वाला लॉजिक लगाएंगे, चेक कर लेंगे कि क्या हमारा जो रूट का डेटा है इज दैट ग्रेटर देन वैल्यू। ग्रेटर देन वैल्यू है तो उस केस में हम डिलीट कॉल कर देंगे रूट के लेफ्ट के लिए। तो लेफ्ट सब ट्री में से डिलीट होगी वैल्यू, और रूट का जो लेफ्ट होगा वो डिलीट होने के बाद जो भी हमें लेफ्ट सब ट्री से नोड मिल रही होगी उसको रूट के लेफ्ट में हम कर देंगे अटैच। दूसरा केस होगा जिसमें हम रूट के डेटा से कंपेयर करेंगे अगर वैल्यू को, तो वैल्यू छोटी होगी तो उस केस में राइट सब ट्री के अंदर से डिलीट करेंगे।
तो रूट का जो भी राइट होगा वहां से हम डिलीट कर देंगे अपनी वैल्यू को, और यहां से जो भी नोड रिटर्न होकर आएगी उसको हम स्टोर करवा देंगे रूट के राइट के अंदर। तीसरा केस होगा एल्स वाला केस, जिसमें जिस नोड को हमें डिलीट करना है रूट का डेटा इक्वल टू वैल्यू, ये वो वाला केस है कि हम उस नोड तक पहुंच गए जिस पर हमें डिलीट करना है। तो आई होप ये जो चीज है, इतना जो पार्ट है ये हमने कवर किया, ये पूरा सर्च वाला पार्ट है। अभी हम सिर्फ सर्च कर रहे हैं उस नोड के लिए जिसको हमें डिलीट करना है। अब हम पहुंच गए उस नोड तक जिस पर हमें डिलीट करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा केस 1। केस 1 वो केस है जिसमें हम ना हमारा लेफ्ट नोड है ना हमारा राइट नोड है, मतलब हम एक लीफ नोड है। तो इफ रूट का लेफ्ट इक्वल टू नल एंड रूट का राइट इज ऑल्सो इक्वल टू नल, उस केस में सिंपली क्या करेंगे, यहां से रिटर्न कर देंगे अपने नल को। हमें रूट को रिटर्न करना था, रूट की कोई वैल्यू है, अब रूट को डिलीट करना है और उसका लेफ्ट भी नल है राइट भी नल है। इसको डिलीट करने का सबसे सिंपल क्या तरीका है, रूट के पेरेंट को नल ही रिटर्न कर दो, ताकि वो अपना जो चाइल्ड बनाएगा उसके अंदर वो नल ही अटैच कर लेगा, रूट की वैल्यू हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगी। तो यहां से रिटर्न कर देंगे नल को। उसके बाद आता है हमारा केस 2। केस 2 में देख लेंगे कि क्या रूट का लेफ्ट नल है। अगर रूट का लेफ्ट नल हो गया तो मतलब रूट का राइट जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि दोनों तो नल हो नहीं सकते, वो केस 1 में कवर हो गया। तो यहां से रिटर्न कर देंगे सिंपली रूट का राइट। एक ही चाइल्ड होना चाहिए, लेफ्ट चाइल्ड नल है तो राइट चाइल्ड को रिटर्न कर देंगे रूट की जगह, और राइट चाइल्ड नल है तो लेफ्ट चाइल्ड को रिटर्न कर देंगे रूट की जगह। तो रूट का राइट अगर नल हो जाता है तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे रूट के लेफ्ट को। तो ये हो गया कवर हमारा केस 2। केस 3 की बात करते हैं। केस 3 में हमें सबसे पहले इन ऑर्डर सक्सेसर को ढूंढना पड़ेगा, यानी लेफ्ट मोस्ट नोड इन आर राइट सब ट्री। तो उसको ढूंढने के लिए एक फंक्शन मान लेते हैं बना होगा कोई, पब्लिक स्टैटिक नोड इन ऑर्डर सक्सेसर नाम से एक फंक्शन हम बना लेते हैं। इस फंक्शन को हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी के लिए मान लेते हैं कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो हमारा जो नोड होगा, जो भी हमारा इन ऑर्डर सक्सेसर होगा, उसको हम ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढेंगे, रूट के राइट से निकाल लेंगे इन ऑर्डर सक्सेसर को। फिर सिंपली क्या करना है, रूट का जो डेटा था उसकी जगह इन ऑर्डर सक्सेसर का डेटा अटैच कर देंगे, और अब डिलीट कॉल कर देंगे रूट के राइट के लिए, एंड इसमें पास कर देंगे इन ऑर्डर सक्सेसर के डेटा को। यानी अब रूट के राइट सब ट्री में जाना है और जहां भी इन ऑर्डर सक्सेसर मिल जाएगा उसको हमें डिलीट कर देना है। इसमें केस 1 या केस 2 ही यूटिलाइज हो रही होंगे, रिकर्सिव फंक्शन है, और यहां से रिटर्न क्या होगा, रिटर्न होगा रूट का राइट। तो जो भी राइट सब ट्री जैसा भी अपडेट होकर आ जाएगा उसको अपने नोड के अंदर भी अपडेट कर लेंगे, और इसके बाद फाइनली रिटर्न कर देंगे यहां से रूट को। तो आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी कि केस 3 में क्या किया, इन ऑर्डर सक्सेसर को ढूंढ लिया रूट के राइट से। अब रूट के राइट में रूट के डेटा को अपडेट कर दिया इन ऑर्डर सक्सेसर के डेटा से, डिलीट कर दिया इन ऑर्डर सक्सेसर को रूट के राइट सब ट्री से, रूट के राइट सब ट्री को अपडेट कर दिया, एंड फाइनली रिटर्न कर दिया रूट को। अब ये इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढने वाला फंक्शन इसको कंप्लीट करें तो इसके अंदर हमारे पास कोई रूट नोड आ रही होगी, और हम क्या करेंगे, एक लूप चला लेंगे। लूप कब तक चलेगा, जब तक हमें लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नहीं मिल जाता। तो वाइल जो रूट का लेफ्ट है दैट इज नॉट इक्वल टू नल, हम अपडेट करते रहेंगे रूट को हमेशा रूट का लेफ्ट बना देंगे, और जैसे ही रूट का लेफ्ट नल हो जाएगा यहां से हम रिटर्न कर देंगे रूट की वैल्यू को। तो ये बन जाएगा मेरा इन ऑर्डर सक्सेसर। यहां से हम निकाल रहे हैं रूट का लेफ्ट। तो ये पूरा का पूरा हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया है। जिस भी नोड को डिलीट करना है उस नोड को सिंपली हम यहां से ढूंढ लेंगे। अब यहाँ जो बिगिनर है उनके दिमाग में सवाल आ सकता है कि रूट लेफ्ट हो कि रूट अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है जो बिगिनिंग से कोडिंग कर रहे हैं, बहुत नए नए फ्रेश हैं कोडिंग में, कि रूट जो है उसकी वैल्यू नल क्यों नहीं है। वो क्यों कंपैरिजन हमने किया कि यहाँ पे हमारा रूट नल भी तो हो सकता है। तो ये जो वाइल लूप है ये तो हमें एरर दे देगा। तो रूट हमारा कभी भी नल नहीं होगा। नल क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ से पास किया रूट का राइट।
और रूट का राइट जो है उसको नल होने की कंडीशन हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इन ऑर्डर सक्सेसर की डिलीट के लिए कॉल ऐसी जाएगी जहां पे रूट नल होगा। तो इसलिए वो जो स्पेशल केसेस है जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि रूट की वैल्यू नल ना हो जाए, उन केसेस का यहाँ पर हमें ध्यान नहीं रखना, सिंपली हम अपनी वैल्यू को जो है कंपेयर कर सकते हैं। अब अपने मेन फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, हमारे पास हमारा ट्री तो है ही, इसके अंदर डिलीट करके सबसे पहले नॉर्मल इन ऑर्डर को प्रिंट करवा देंगे, फिर डिलीट करेंगे कुछ नोड्स को। हम डिलीट कर लेते हैं सबसे पहले रूट को पास करके अपनी नोड, सबसे पहले डिलीट करते हैं नोड 4 को विच इज अ सिंगल चाइल्ड, उसके बाद प्रिंट करवा देंगे इन ऑर्डर को। तो शुरुआत में इन ऑर्डर ये था, उसके बाद 4 को हमने डिलीट कर दिया और नेक्स्ट जब आप सीक्वेंस एनालाइज करेंगे उसके अंदर 4 एग्जिस्ट नहीं करता। अब 4 की जगह 10 को पास करेंगे जिसका सिंगल चाइल्ड है, तो फाइनल जो इन ऑर्डर आया उसके अंदर ये 10 हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट पास कर लेते हैं 5 को, 5 के 2 चिल्ड्रन है, तो अब फाइनल जो इन ऑर्डर सीक्वेंस आया उसके अंदर इन ऑर्डर के अंदर 5 हमारा नोड एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरीके से डिलीशन होता है और ये डिलीशन का कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसमें इन ऑर्डर सक्सेसर जो है लेफ्ट मोस्ट नोड है हमारे राइट सब ट्री के अंदर, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका केस 3 अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। तो इसको हमें याद कर लेना है अभी ही अभी, और मैं तो सजेस्ट करूंगी एक बार अपने ट्यूटोरियल देखते देखते कोड लिख लिया है, इसके बाद खुद से एक बार खुद से सोच के तीनों केसेस के साथ पूरा कोड कंप्लीटली फ्रेश खुद से लिखना है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं बीएसटी पर बेस्ड अपना पहला सवाल जिसका नाम है प्रिंट इन रेंज। हमें एक रेंज दी होगी नंबर्स की जो शुरू होगी x से और जाएगी y तक। ये एक इंक्लूसिव रेंज है, यानी इसमें जो हमारी एंड लिमिट है x एंड y की वो भी इंक्लूडेड है। अब जितने भी नंबर्स हमारे एक बीएसटी के अंदर आते होंगे जो इस रेंज के अंदर लाई करते हैं, हमें उन सबको प्रिंट करवाना है। यानी अगर हम इस बाइनरी सर्च ट्री का एग्जाम्पल लें तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी नोट्स प्रिंट होगी, हमारे पास प्रिंट होगी 6 विच इज x, हमारे पास प्रिंट होगा 8 एंड प्रिंट होगा 10 विच इज y। तो x से लेकर y की रेंज में हमारे पास 6, 8 एंड 10 को हम प्रिंट करने वाले हैं। अब इन नंबर्स को कैसे सर्च करेंगे जो रेंज में है, हमें क्या करना है, हर बार हर एक रूट पर हमें एक डिसीजन लेना है कि क्या नंबर रूट वाला हमारी रेंज में लाई करता है या नहीं करता। जैसे अगर हम 8 पर हैं तो 8 पर हम क्या डिसीजन लेंगे, 8 में हम x से भी कंपेयर करेंगे, 8 को हम y से भी कंपेयर करेंगे। अगर पहला केस आता है कि हमारा जो रूट है वो x और y के बीच में लाई करता है, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि कुछ नंबर्स हमारे लेफ्ट सब ट्री के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, मतलब यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, और कुछ नंबर्स हमारे राइट सब ट्री में भी एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें लेफ्ट सब ट्री की भी कॉल लगानी है और हमें राइट सब ट्री में भी जाकर ढूंढना है कि हमारा x और y की रेंज में और कितने नंबर्स है जो वहां पर लाई करते हैं। दूसरा केस हमारे साथ ये हो सकता है कि x जो है दैट इज ग्रेटर देन हमारी रूट, मतलब जो मिनिमम नंबर हमें चाहिए वो रूट से ही बड़ा है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि सारे के सारे नंबर्स हमें पूरे राइट सब ट्री के अंदर ही मिल जाएंगे, क्योंकि अगर x ही हमारा रूट से बड़ा हो जाता है तो उस केस में y तो ऑटोमेटिकली रूट से बड़ा हो जाएगा, तो सारे नंबर्स हमें राइट साइड में ही जाकर मिल रहे होंगे। एंड थर्ड केस हमारे पास ये आता है कि अगर हमारा y जो है दैट इज लेस देन रूट, y जिस दिन हमारा रूट से लेस हो जाएगा तो उस केस में हमें पूरे के पूरे जो नंबर्स हैं वो अपने लेफ्ट सब ट्री के अंदर मिल जाएंगे। यानी वो केस जिसमें हमारी एंडिंग लिमिट भी हमारी रूट से छोटी हो जाती है, तो उस केस में हम सिर्फ लेफ्ट सब ट्री के अंदर ट्रेवर्स करेंगे और सारे के सारे नंबर्स लिमिट में हमें यहाँ मिल रहे होंगे। अब इसमें एक इक्वालिटी का केस रह जाता है कि अगर हमारे x या y के इक्वल अगर हमारा रूट जाता है तो उस वो केस हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे हम इक्वल टू और इक्वल टू लेंगे क्योंकि हमें रूट को तो वैसे ही प्रिंट करना है और फिर उसके लेफ्ट सब ट्री में भी ढूंढना है और राइट सब ट्री में भी ढूंढना है। तो यहाँ पे हम इक्वल टू वाला केस लेंगे। ये हो गया हमारा सेकंड केस, जब हमारा x मतलब हमारी मिनिमम लिमिट भी हमारे रूट से बड़ी है तो उस केस में राइट सब ट्री में जाएंगे। और ये हो गया हमारा केस 3 जिसमें हमारा y यानी एंडिंग लिमिट रूट से छोटी है, तो उस केस में पूरा हम लेफ्ट सब ट्री के अंदर ट्रेवर्स कर रहे होंगे। तो इस पर बेस्ड हमें कोड लिखना है। एक फंक्शन बना लेते हैं फाइंड या फिर प्रिंट इन रेंज, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट इन रेंज। इसके लिए हम पास कर रहे होंगे अपनी रूट नोड, उसके अलावा रेंज में हम एक x पास करेंगे और एक y को पास करेंगे। अब हमें अपने केसेस देखने हैं। तो सबसे पहला केस हमारा ये होगा कि अगर रूट का डेटा ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा x है एंड रूट का डेटा लेस देन इक्वल टू हमारा y है,
मतलब रूट जो है एक्स और वाई के बीच में लाई करती है, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो लेफ्ट सब ट्री में जितने भी नोड्स लाई करते होंगे इस रेंज में उनको प्रिंट करवा लेते हैं। तो कॉल कर देंगे प्रिंट इन रेंज फॉर रूट एक्स एंड वाई, यहाँ पे पास कर देंगे रूट का लेफ्ट सब ट्री के लिए। उसके बाद हम प्रिंट करवाने वाले हैं अपनी रूट को, तो रूट डॉट डेटा, और फिर कॉल लगा देंगे राइट सब ट्री के लिए, जिसमें राइट सब ट्री में जितने भी नोड्स लाई करते होंगे हम उनको प्रिंट करवा देंगे और यहाँ से कर जाएंगे हम रिटर्न। इनफैक्ट इस रिटर्न की स्टेटमेंट को हम छोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारा केस 1 जिसमें दोनों के बीच में लाई करता है। तो सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री वाले सारे नोड्स हमने प्रिंट करवा दिए जो रेंज में लाई करते हैं, फिर रूट को करवा दिया, फिर राइट सब ट्री के नोड्स प्रिंट करवा दिए। उसके बाद आता है हमारा केस 2 एल्स इफ के अंदर है कि अगर रूट का डेटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा y हो जाता है, तो उस केस में हमें अपने पूरे लेफ्ट सब ट्री के अंदर जाना है। तो कॉल लगाएंगे प्रिंट इन रेंज रूट का लेफ्ट x एंड y। और तीसरा केस हो जाता है हमारे पूरे राइट सब ट्री का, जिसमें लिखेंगे प्रिंट इन रेंज रूट का राइट x y। तो ये तीनों केसेस हमने लिख लिए, इसको करा लेते हैं सेव। एक और हम एक्स्ट्रा कंडीशन डाल सकते हैं कि रूट अगर किसी भी पॉइंट पर नल हो जाता है, मतलब मान लीजिए ट्री ही हमने नल पास किया है एंड x एंड y कुछ भी अगर दिए हो, तो उस केस में हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से कर देंगे रिटर्न, क्योंकि उस केस में हमारे रूट का डेटा भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, रूट का लेफ्ट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा एंड राइट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको सेव कर लिया है। अब मेन फंक्शन के अंदर जाकर हम कॉल करेंगे प्रिंट इन रेंज। x को हम भेजने वाले हैं 6 एंड y को भेजेंगे एज 10। तो ये सारे के सारे नोड्स थे एंड ये वो नोड्स हैं जो हमारी रेंज में लाई करते हैं, मतलब 6 से लेकर 10 तक। इस रेंज को हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर मुझे 3 से लेकर 12 तक सारे नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो उस केस में ये सारे नंबर्स होंगे जो 3 से लेकर 12 की रेंज में लाई करते होंगे। तो इस तरीके से नंबर्स हम रेंज में प्रिंट करवा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट टू लीफ पाथ्स। इस सवाल में हमें क्या करना है, जितने भी हमारे पाथ जो रूट से शुरू होते हैं और किसी लीफ तक जाकर खत्म होते हैं, उन सारे पाथ्स को हमें प्रिंट कराना है एक बीएसटी के अंदर। जैसे इस गिवन बीएसटी में अगर हम देखें कितने रूट टू लीफ पाथ्स हैं, तो सबसे पहला पाथ जो है वो शुरू होगा 8 से, तो 8 पर हम आ जाएंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे 5 पर, तो 5। उसके बाद हम आ जाएंगे 3 पर। तो ये पाथ 1 हमारे लिए हो गया। अब पाथ 2 की बात करें तो 8 से लेकर 5 तक था पाथ 2 एंड अब आ गए हम 6 पर, तो ये हो गया पाथ 2। पाथ 3 की बात करें तो 8 से लेकर 10 तक, 8 10, फिर हमारे पास आ जाएगा 11, फिर हम आ जाएंगे 14 तक जैसे ये आई लीफ नोड आ गया, तो ये हो गया हमारा पाथ 3। अब इसको सॉल्व करने के क्या प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें हम अपने पाथ को ऐड करते जाएं। जिस भी नोड को हम ट्रवर्स कर रहे हैं उसको अगर हम अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ऐड करते जाएंगे तो हम ट्रैक कर पाएंगे कि हम किस पाथ पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं एरे लिस्ट का। एरे लिस्ट की स्पेशल प्रॉपर्टी ये होगी कि उसका साइज फिक्स नहीं है, तो हमारा पाथ कितना लंबा होने वाला है, कितने हमारे लीफ नोड तक जाने में हमें नोड्स लगेंगे, उसके बारे में हमें ना पता हो वो हमारे लिए चल जाएगा। तो इसीलिए एरे लिस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। एक एरे लिस्ट को अगर हम क्रिएट कर लें और ऊपर से लेकर मतलब रूट से लेकर लीफ तक अगर हम ट्रवर्स करते जाएं, तो जैसे जैसे नोड्स को ट्रवर्स करेंगे वैसे वैसे उनको एरे लिस्ट के अंदर हम ऐड करते रहेंगे। जैसे अपने पहले पाथ का हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहले पाथ में क्या होगा, हम शुरुआत करेंगे 8 के साथ। तो 8 के साथ हमने शुरुआत की, जैसे ही 8 पर आए 8 को हमने एरे लिस्ट के अंदर डाल दिया। इस एरे लिस्ट को नाम दे देते हैं पाथ। तो यहाँ पर हम अपने पाथ को ट्रैक कर रहे हैं, पाथ को ट्रवर्स कर रहे हैं। उसके बाद हम 8 से गए 5 तक, तो जैसे ही 5 पर हम पहुंचे हमने डाल दिया 5 को अपने पाथ के अंदर। उसके बाद 5 से हम गए 3 पर। 3 पर जैसे ही पहुंचे 3 को भी हमने अपने पाथ के अंदर ऐड कर दिया। अब हमने डिस्कवर किया कि 3 से आगे तो हम जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि 3 का लेफ्ट चाइल्ड भी नल है, राइट चाइल्ड भी नल है। तो 3 हमारा एक लीफ नोड है। जैसे ही हम लीफ नोड पे पहुंचेंगे ना, हम क्या करेंगे, हम अपने पाथ को प्रिंट करवा देंगे, क्योंकि लीफ नोड पर पहुंचने का मतलब है कि रूट से लेकर लीफ तक का हमने एक पाथ ट्रवर्स कर दिया है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम अपना पाथ 1 जो है उसको प्रिंट करवा देंगे, विच इज गोइंग टू बी
शुरू से लेकर एंड तक अपने एरे लिस्ट को ट्रेवर्स करना। शुरू से लेकर पहले 8 हमने प्रिंट करवा दिया, फिर 5 हमने प्रिंट करवा दिया, फिर 3 हमने प्रिंट करवा दिया, तो हमारा पाथ 1 कवर हो गया। अब हमारा काम है वापस से जाना अपने ऊपर वाले पेरेंट नोड पर। 3 पर हमने पाथ प्रिंट करवा दिया, अब 3 से बैक ट्रैक करके हम 5 पर जाएंगे। बैक ट्रैक करना यानी वापस जाना। अब 3 से जब वापस 5 पर जाएंगे, अब हमें पाथ में 3 की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 को तो हम ट्रैवल करके वापस जा चुके हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, हम 3 को डिलीट कर देंगे अपने पाथ के अंदर से। अब पाथ में सिर्फ 8 और 5 है क्योंकि रूट से हम सिर्फ 8 और 5 तक ट्रैवल करके 5 पर आ गए हैं। तो एक तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे जैसे नोड्स पर आते जा रहे हैं, जैसे जैसे नोड्स पर आते जा रहे हैं, वैसे वैसे एरे लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे, और जैसे ही नोड से वापस जा रहे हैं, बैक ट्रैक कर रहे हैं, वैसे ही उस एरे लिस्ट से उस एलिमेंट को हम रिमूव कर देंगे। अब हम 5 पर जैसे ही आए तो 5 से अब हम कहाँ जा सकते हैं, 3 पर ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं, तो 5 से अब हम जाएंगे 6 पर। 6 पर जैसे ही हम आ गए तो 6 को अपने पाथ के अंदर हम ऐड कर देंगे। अब 6 से हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि 6 भी हमारा क्या है, एक लीफ नोड है। जैसे ही लीफ नोड पर आ गए, अब हम प्रिंट कर देंगे अपना नेक्स्ट पाथ। पाथ को कैसे प्रिंट करेंगे, दोबारा से एरे लिस्ट के 0 से लेकर n तक एलिमेंट्स। तो पहले हम प्रिंट कर देंगे 8 को, उसके बाद 5 को, उसके बाद 6 को। तो पाथ 2 भी हमने प्रिंट कर दिया। अब क्या करेंगे, वापस से बैक ट्रैक करेंगे। 6 से वापस बैक ट्रैक करके हम जाएंगे 5 की तरफ। 5 पर बैक ट्रैक करके गए तो 6 को क्या करेंगे, अपने पाथ से कर देंगे रिमूव। उसके बाद 5 से और बैक ट्रैक करके हम 8 की तरफ जाएंगे। 8 पर आ गए तो 5 को क्या करेंगे, अपने पाथ से कर देंगे रिमूव। अब 8 का लेफ्ट सब ट्री हमने पूरा ट्रैवल कर लिया है। अब बारी है 8 के राइट सब ट्री की। तो 8 के राइट सब ट्री पे जाएंगे, सबसे पहले ट्रैवल करके जाएंगे 10 पर। तो क्या करेंगे, 10 को अपने पाथ में ऐड कर देंगे। उसके बाद ट्रैवल करके जाएंगे 11 पर, तो 11 को पाथ में ऐड कर देंगे। उसके बाद ट्रैवल करके जाएंगे हम 14 पर, तो 14 को पाथ में ऐड कर देंगे। 14 को जैसे ही हमने पाथ में ऐड किया, उसके बाद हम आगे बढ़ने चले तो हमने देखा कि ये भी हमारा एक लीफ नोड है। जैसे ही लीफ नोड पर पहुंचे, हमने पाथ को प्रिंट कर दिया। पाथ को प्रिंट किया तो ट्रेवर्स करेंगे 8, 10, 11 एंड 14, यानी हमारे पाथ एरे लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबको प्रिंट कर दिया। तो थर्ड रूट से लेकर लीफ पाथ को हमने प्रिंट करवा दिया अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो इससे हमारा एक लॉजिकल जो सीक्वेंस बना, लॉजिकल एल्गोरिदम बना इन पाथ्स का, वो कुछ ऐसा बना कि एक तरीके से हमने प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल जैसा कुछ कोड हमें लिखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम रूट को प्रोसेस करेंगे। रूट को प्रोसेस करने का मतलब है ऐड कर देना। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स कर देंगे। लेफ्ट सब ट्री जैसे ही पूरा ट्रेवर्स होगा, उसमें जहां भी लीफ नोड आएगा वहां पर पाथ को प्रिंट करवा देंगे। फिर हम प्रिंट करवा देंगे पूरे राइट सब ट्री को। राइट सब ट्री को ट्रेवर्स कर देंगे, वहां पे जितने लीफ नोड आएंगे उनको प्रिंट करवा देंगे। एंड फाइनली क्या करेंगे, हम अपनी रूट को कर देंगे रिमूव। तो कुछ इस तरीके का सीक्वेंस, जहां रूट सबसे पहले आती है, फिर लेफ्ट सब ट्री आता है, फिर राइट सब ट्री आता है, ये हमें याद दिलाता है अपने प्री ऑर्डर सीक्वेंस की। तो इस तरीके का थोड़ा सा हमारा कोड रहेगा, जिसमें रूट को प्रोसेस करेंगे, फिर लेफ्ट सब ट्री को, फिर राइट सब ट्री को। शुरुआत में जैसे ही नोड पर पहुंचेंगे उसको ऐड कर लेंगे, जैसे ही नोड से वापस जाएंगे उसको रिमूव कर देंगे अपने पाथ से। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ अपना कोड हम लिखते हैं। एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट रूट टू लीफ। अब इसमें हमारे पास आ रही होगी हमारी रूट नोड, उसके अलावा हमारे पास एक एरे लिस्ट आएगा, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। इसको हम नाम दे देते हैं पाथ। तो हमने अभी डिस्कस किया कि जैसे ही किसी भी नोड पर पहुंचेंगे उसको हम पाथ के अंदर ऐड कर लेंगे। तो पाथ डॉट ऐड रूट डॉट डेटा। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट सब ट्री के लिए रूट टू लीफ पाथ प्रिंट करना है, तो उसके लिए कॉल करेंगे प्रिंट रूट टू लीफ, रूट का लेफ्ट, और उसमें पास कर देंगे हम पाथ को, जिसमें हमने अपनी करंट रूट को ऐड कर दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपने राइट सब ट्री में जितने भी रूट टू लीफ पाथ होंगे उनके लिए कॉलम लगा लेंगे। फाइनली क्या करेंगे, रिटर्न करते हुए हम रिमूव कर देंगे पाथ से अपने रूट को। तो पाथ डॉट रिमूव, इंडेक्स हम पास कर सकते हैं, इंडेक्स कौन सा हमें रिमूव करना है, लास्ट इंडेक्स, यानी पाथ डॉट साइज -1। तो ये 4 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। ये 3 स्टेप्स बिल्कुल प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल की तरह है, और ये चौथा स्टेप है जिसको हमने ऐड किया है उसको रिमूव करने का। यहाँ से हम करने वाले हैं रिटर्न। सबसे पहला इसमें एक बेस केस लिख लेते हैं कि जैसे ही हमारा जो रूट है वो नल हो जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे
जिस केस में हम एक नल नोड पर पहुंच गए, वहां पर तो नल नोड इज नॉट अ लीफ, तो वहां पर हमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही हम उस नोड के डेटा को अपने पाथ में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन है, कंडीशन ये कि जैसे ही हमें पता चल जाए कि हम एक लीफ नोड पर हैं, ये है हमारी लीफ नोड की कंडीशन, तो इफ हमारे रूट का अगर लेफ्ट इज इक्वल टू नल एंड रूट का जो राइट है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू नल, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम प्रिंट कर देंगे अपने पाथ को। तो प्रिंट पाथ एक फंक्शन बना लेते हैं। बाकी केसेस में हम क्या करेंगे, बाकी केसेस में हम दूसरे पाथ को पहले प्रिंट कर देंगे। ये है हमारा नॉन लीफ नोड्स के लिए। एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट पाथ, जिसके अंदर हमारे पास ये एरे लिस्ट आएगी पाथ की, और हमने अभी तक जितना भी पाथ ट्रैक किया है उस सब को हम प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे। फॉर इंट आई इक्वल 0, आई से लेकर पाथ के साइज आई प्लस प्लस। पाथ डॉट गेट आई। अब ये रेड लाइन एरे लिस्ट पर इसीलिए आ रही है क्योंकि हमने अपने पैकेज को हमने इंपोर्ट नहीं किया है, तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट ऑल, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट ऑल। तो ये फंक्शन है हमारा प्रिंट रूट टू लीफ। अगर किसी नल नोड पर पहुंच गए वहां से सिंपली रिटर्न कर देंगे, अपनी रूट को ऐड करेंगे, फिर देख लेंगे अगर लीफ है तो उस केस में प्रिंट कर देंगे अभी तक का पूरा पाथ, अगर नॉन लीफ है तो उस केस में पहले लेफ्ट सब ट्री पर जाकर पाथ प्रिंट कर देंगे, फिर राइट सब ट्री के पाथ प्रिंट कर देंगे। उसके बाद रिमूव कर देंगे अपनी नोड को अपने पाथ से, क्योंकि हम यहाँ से अब बैक ट्रैक करने वाले हैं, एंड फाइनली रिटर्न कर जाएंगे वापस से। अब प्रिंट करना है जैसे ही पाथ, तो उसके लिए बस ट्रिवर्स किया है हमने अपने पाथ एरे लिस्ट पर, और वहां से सारे एलिमेंट्स को हमने प्रिंट करवा दिया है। अब क्या करना है, हम कॉल लगाएंगे अपने मेन फंक्शन से, प्रिंट रूट टू लीफ, यहां पर पास कर देंगे एक नई एरे लिस्ट को। इसको कर लेते हैं अब सेव एंड रन। तो हमारे लिए सारे रूट से लेकर लीफ तक के सारे पाथ्स प्रिंट हो गए हैं। अभी जो हमने ट्री बनाया था उस सेम ट्री को एक बार कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 रूट से लेकर लीफ तक पाथ थे, एक था 853, एक था 856 एंड एक था हमारे पास 8, 10, 11 एंड 14। तो इस तरीके से सारे के सारे ट्री में हमने सारे पाथ देख लिए जो रूट से लेकर लीफ तक जाते हैं। तो आई होप कि अभी तक हमने जितना BST पढ़ा है वो हमारे लिए बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको DSA शीट का लिंक मिल जाएगा, जिसके अंदर BST पर बेस्ड बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिक जितना भी आपको BST के बारे में पता होनी चाहिए, जितनी भी प्रॉपर्टीज हमें एक DSA स्टूडेंट के हिसाब से पता होनी चाहिए, वो सब हमने सीख लिया इस क्लास के अंदर। 1-2 क्वेश्चंस को भी देख लिया, किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है रिकर्सिवली सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके, और लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री को कॉल लगाकर उनके कॉल्स पर बिल्डअप करके। तो इसी तरीके से हमें मोस्टली सवाल सॉल्व करने होते हैं जब भी हम BST की बात करते हैं। आई होप कि शीट में जाकर जितने भी सवाल हैं उनको हम खुद से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक हम सवालों को खुद से बैठकर देखेंगे नहीं, उसके लॉजिक के बारे में खुद से नहीं सोचेंगे, तब तक बहुत मुश्किल है कि हमें फर्स्ट टाइम में अप्रोच जो है वो हमारे दिमाग में आ जाए। इसीलिए पूरी कोशिश करनी है मैक्सिमम सवाल करने की जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है ग्राफ्स का, उसके बाद DP कवर करेंगे एंड फिर सेगमेंट ट्रीज एंड ट्राइज के टॉपिक को। तो बहुत ही कम डेटा स्ट्रक्चर बच गए हैं हमारे पास, मैक्सिमम जो थे टॉपिक्स वो हमने कवर कर लिए हैं। आई होप कि उनको हम अच्छे से करें और उनके सवाल हम बहुत अच्छे से करें, ताकि हमारी बेसिक्स जो है, हमारा कोर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।